हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी टेट 2017 में जो सीडीपी का मतलब साइकोलॉजी का बाल मनोविज्ञान का जो पेपर था उसको हम सॉल्व करेंगे। आज हम लोग 15 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। 15 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में मतलब सेकंड वीडियो में जो इसका मतलब सेकंड वीडियो होगा उसमें, क्योंकि 30 क्वेश्चन सॉल्व करने में ना बहुत टाइम लगता है और काफ़ी लेंदी वीडियो जाती है, फिर बोरिंग लगने लगती है पढ़ाने वालों के लिए भी और पढ़ने वालों के लिए भी। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे, 15 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो दोनों देखिएगा। और ये आज मैंने टाइप नहीं किया है, मैंने बुक से ही खींच के इसको पीडीएफ बना के आप लोगों के सामने लेके आई हूँ, ताकि इससे क्या मतलब होता है, मतलब मैं चाहे जैसे बोलूँ लेकिन मैं एक्सप्लेन जो करती हूँ वो खुद से करती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आप नेट पे डालेंगे, गूगल पे डालेंगे, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेकिन मैं सॉल्व करवाती हूँ तो एक्सप्लेन भी करती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताती हूँ। आप लोग देखते होंगे कि मैं काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताती हूँ। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, और क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अब हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तब क्या कहलाता है। वह मतलब सीखने की वह अवधि, अवधि का मतलब समय, सीखने का वह समय जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो वह क्या कहलाती है। सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति, अवधान। ठीक है, सीखने का वक्र क्या होता है कि जब मतलब सीखने की गति कैसे चल रही है उसको एक ग्राफ पर दर्शाना ही क्या होता है, सीखने का वक्र होता है। सीखने का पठार, स्मृति मतलब मेमोरी, अवधान मतलब ध्यान, अटेंशन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही होगा। सीखने की वह अवधि जब कोई भी मतलब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो उसे क्या कहते हैं, सीखने का पठार। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। वह अवधि, सीखने की वह अवधि जब उसमें कोई विकास नहीं होता, कोई वृद्धि नहीं होती, सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो उसे सीखने का पठार कहते हैं। ठीक है, पठार कब होता है, जैसे कि मान लिया बच्चा कोई सीख रहा है, ऐसे ग्राफ बन रहा है। ठीक है, ऐसे हम गए, पहले उसने सीखना शुरू किया, पहले वो सीख रहा था। ठीक है, फिर बीच में कुछ दिन के लिए ऐसे हो गया, फिर ऐसे, मतलब पहले बच्चा सीखना शुरू किया, उसने बहुत तेज़ी से सीखा। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ दिन के लिए उसको मतलब वो या तो शारीरिक समस्या हो सकती है या एटमॉस्फियर वाला कुछ भी रीजन, कोई भी हो सकता है, वो बीमार हो गया या उसका मन नहीं लग रहा है या डिमोटिवेट हो गया, किसी भी रीजन से वो कुछ दिन क्या करता है, अपनी पढ़ाई को रोक देता है। अपनी सीखने की गति क्या होती है, उसकी सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो रुक जाती है, उसमें कोई उन्नति नहीं होती है। उसके बाद फिर क्या होता है, वो या ये ज़रूरी नहीं कि उसके बाद वो नीचे ही गिर जाएगी, ज़रूरी नहीं, नीचे भी गिर सकता है या ऐसे करके ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर से उसने स्टार्ट कर दिया अपनी सीखने की प्रक्रिया, फिर से बहुत तेज़ी से सीखने लगा। ठीक है, तो ये कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी, लेकिन हमें मतलब इससे कि सीखने का पठार क्या, ये भाग, ये इतना भाग जो है जहाँ पे ये समतल है, जहाँ पे क्या है समतल, जहाँ पे उसकी सीखने की प्रक्रिया रुकी हुई है, इसे हम क्या कहेंगे, सीखने का पठार। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी मैं इतना समझाती हूँ, अपना पूरा 100% देने की कोशिश करती हूँ, अगर फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, कहीं पे दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं फिर से उससे समझा दूँगी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बुद्धि लब्धि। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता देती हूँ, सीखने का वक्र में यहाँ पे आया है ऑप्शन, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सीखने का वक्र क्या है, सीखने का वक्र वो है कि सीखने की प्रक्रिया को, सीखने की गति को किसी ग्राफ पेपर पर दर्शाना, उसे क्या कहते हैं, सीखने का वक्र कहते हैं। ठीक है, सीखने का वक्र कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक ये है सरल रेखीय वक्र होता है, क्या है, सरल रेखीय होता है। दूसरा होता है धनात्मक, ठीक है। तीसरा होता है ऋणात्मक, और चौथा है मिश्रित। मैं इसको शॉर्टकट में जल्दी जल्दी बता देती हूँ वर्बल कि कैसे मतलब क्या होता है। बाकी मैंने इसकी एक वीडियो अलग से बना के डाली हुई है पहले भी, उसको आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो सीखने का वक्र क्या है, सीखने की गति को किसी ग्राफ पेपर, किसी पेज पर दर्शाना, वो क्या होता है, सीखने का वक्र कहलाता है। सीखने का वक्र 4 प्रकार के होते हैं, सरल रेखीय वक्र, धनात्मक वक्र,
ऋणात्मक वक्र और मिश्रित वक्र। सरल रेखीय वक्र क्या है? जब सीखने की गति एक समान हो, ना घटे ना बढ़े, वो क्या होता है? सरल रेखीय वक्र है। लेकिन ये पॉसिबल मानव के लिए नहीं, ये मशीन ही कर सकती है कि वो कभी घटे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि मानव कभी थक जाएगा, कभी मोटिवेट हो जाएगा, तो कम ज़्यादा तो होती रहती है। ठीक है, तो धनात्मक वक्र क्या है? जब बच्चा सीखने की गति में निरंतर वृद्धि करता है तो उसे क्या कहते हैं? धनात्मक वक्र कहते हैं। तीसरा क्या है? ऋणात्मक वक्र क्या है? कि बच्चा पहले सीखता रहता है, पहले तो तेजी से सीखता है, फिर धीरे धीरे क्या है, उसके जब सीखने की गति में बहुत धीमे पना, मतलब सीखने की गति धीमी होने लगती है, तो उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक, मतलब घटने लगती है, तो ऋणात्मक वक्र कहलाता है। मिश्रित वक्र क्या है? कि जब बच्चा मिश्रित का मतलब मिक्स्ड हो, मतलब कुछ दिन अच्छे से पढ़े, मोटिवेट रहता है, कुछ दिन पढ़ता है, सीखने की गति में वृद्धि होती है, फिर घटने लगती है, फिर बढ़ने लगती है, तो वो क्या होता है? मिश्रित वक्र कहलाता है। आई होप अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इजी है, मैं इसमें टाइम नहीं लूँगी। ये है ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो मेंटल एज बटे रियल एज इंटू 100। इसको क्या कहते हैं? आई क्यू भी कहते हैं। ठीक है, आई क्यू मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चेंट। ठीक है, तो आई क्यू इक्वल टू मेंटल एज बटे रियल एज इंटू 100। ठीक है, तो ये क्या है? बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। इसे किसने दिया था? बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र किसने दिया था? सूत्र मतलब ये है कि जिसमें 100 का गुणा हुआ हो। ठीक है, जिसमें 100 का गुणा हुआ होता है, ये सूत्र किसने दिया है? टर्मन ने दिया है। किसने दिया है? टर्मन ने। इसीलिए मेंटल एज बटे रियल एज इंटू 100 का जो आईक्यू का सूत्र है, इसे टर्मन का बुद्धि लब्धि का सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि मानसिक आयु की प्रथम गणना किसने की थी, तो वो किसने की थी? बिने साइमन ने। किसने की थी? बिने साइमन ने। ठीक है, 1905 में सर्वप्रथम बिने साइमन और स्टर्न ने मिलकर बुद्धि लब्धि के सूत्र की गणना की थी। लेकिन तब उन्होंने मेंटल एज बटे रियल एज बताई थी, इंटू में 100 का गुणा नहीं किया था। टर्मन ने इसे मेंटल एज बटे रियल एज इंटू 100 का गुणा करके आईक्यू लेवल का सूत्र बना दिया, फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, अब इसमें से और कुछ देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे कि कभी कभी आपको किसी की एज दे देगा। ठीक है, मान लिया किसी की बच्चे की एज दे दी, उसने मेंटल एज कितनी है, मैं अपने से ले रही हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है ज़्यादा भी आ सकती, कम भी आ सकती। और रियल एज कह रहा है उसकी कितनी है? 100 है। तो कह रहा है उसका आईक्यू कितना होगा, तो आप आईक्यू आप निकाल सकते हैं। मेंटल एज ऊपर होता है, रियल एज नीचे, गुणे में 100, 50 दूनी 100, 2 से यहाँ काटेंगे 50 बार, मतलब कितना आया उसका? 50 आया। यहाँ पे बहुत कम आ गया, तो 50 का मतलब वो मूर्ख में या मूढ़ विद्धि में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको निकालना है, ऐसे मैं सिर्फ निकालने का तरीका बताया है। ठीक है, तो ये होगा। अब हम देख लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जैसे पूछ लिया कि 90 से 109 या 110 ऐसे देगा, 110 के बीच के बच्चे को कैसे होते हैं? तो ये होते हैं सामान्य बुद्धि वाले। जैसे दे दिया आपको 140 प्लस वाले बच्चे क्या होते हैं? ये प्रतिभाशाली होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। आपको दे दिया 70 से 79 या 80 के बीच कौन से बच्चे होते हैं? ये मंद बुद्धि वाले होते हैं। टर्मन ने बच्चों को उनकी बुद्धि लब्धि के अंक के अनुसार अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। ठीक है, मूढ़ बुद्धि के, मंद बुद्धि के, सामान्य बुद्धि के, प्रतिभाशाली, और मतलब ऐसे सारे कैटेगरी में बांटा हुआ है, पूरा ग्राफ है। तो आप उसको किताब में देख लीजिएगा, अगर आपने बीएड बीटीसी जो भी किया हो तो उसमें भी बुक में दिया हुआ। अगर फिर भी नहीं मिल रहा तो आप गूगल पे सर्च कर दीजिएगा, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिल रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं PDF बना के डाल दूँगी। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तीसरा क्वेश्चन, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये देखो, ये हमने 2018 का जब पेपर दिया, मतलब सॉल्व किया था, तब भी ये क्वेश्चन आया था, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो गया। ठीक है, उसमें क्या पूछा था? थॉर्नडाइक किससे संबंधित हैं? तो उसमें ऑप्शन में दिया था प्रयास में भूल का सिद्धांत। इसमें क्या है? प्रयास में भूल का सिद्धांत क्वेश्चन बना के दे दिया और ऑप्शन में थॉर्नडाइक के दे दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक कुछ इंपॉर्टेंट है, जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन
और वाइगोत्स्की हो गए, कोहलबर हो गया, ये कुछ मनोवैज्ञानिक है जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, एकदम रट लीजिए, ठीक है। तो सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसमें सबको पता है, थॉर्नडाइक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। सीखने में प्रयास एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे और मैंने बताया था कोहलर का क्या है, कोहलर ने एक चिंपैंजी, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था इन्होंने मतलब अपना प्रयोग। ये सारे अधिगम से ही संबंधित हैं। अगर पूछा जाए कि इन्होंने किस पर मतलब वो दिया, रूल दिया, तो अधिगम के सिद्धांत दिया। अधिगम किस पर आधारित है? मैंने बताया था कि व्यवहार पर आधारित है। तो कोहलर ने भी, पावलोव ने, थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट, इन सब ने अधिगम के सिद्धांत दिया। तो कोहलर के सिद्धांत को क्या कहते हैं? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। क्या कहते हैं? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। देखिए यहाँ पे खिंच गया, लिखते कम बन रहा, ठीक है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया। पावलोव ने क्या दिया? पावलोव क्या थे? सबसे प्राचीन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम अधिगम का सिद्धांत दिया था, इसीलिए इनके सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। इन्होंने कुत्ते के ऑपरेशन करके यहाँ से नली लगा के लार टपकाया था। ये सारी मतलब बहुत कहानी अच्छी है, जब इंटरेस्टिंग है, मतलब जब आप डीएलएड की बुक या बीएड की बुक में आप लोगों ने पढ़ा होगा इनका प्रयोग कैसे है, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है वहाँ पे कि इन्होंने कुत्ते का ऑपरेशन करके क्या किया था, नली लगा के उनके लार को किया था। तो उसके व्यवहार का अधिगम करके इन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया था। और इनके सिद्धांत का नाम क्या, कई अलग अलग नामों से जाना जाए, जैसे कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, प्राचीन अधिगम का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था, ठीक है। तो ऐसे गेस्टाल्ट क्या है? गेस्टाल्ट जो होते हैं ये मतलब ये भी अधिगम का सिद्धांत दिए थे। गेस्टाल्ट, कोहलर, कोफ्का, वर्दीमर, ये सारे क्या, ये सभी अधिगम के सिद्धांत से रिलेटेड हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। देखिए ये साइंस वाला क्वेश्चन भी है, लेकिन साइंस का क्वेश्चन साइकोलॉजी में भी पूछा जाता है, क्योंकि ये साइकोलॉजी में जैसे हम लोग जब अवस्थाएं पढ़ते हैं ना बच्चों की, कि मतलब बाल विकास में अवस्थाएं पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आते हैं, उससे रिलेट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे दे दिया गया है। तो सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 22, 23, 24, इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है कि मनुष्यों में जोड़ों के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? वैसे संख्या पूछी जाए तो 46 होती है, अगर जोड़े पूछे जाए तो 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जब मतलब कि फीमेल के अंडाणु से एक अंडाणु निकलकर मेल के शुक्राणु से मिलता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, उसके बाद ही किसी नए भ्रूण का जन्म होता है, ठीक है। तो ये गुणसूत्र उसमें मेन रोल निभाते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो फीमेल और मेल दोनों में सेम होते हैं। जो एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद लड़का होगा या लड़की होगा। जैसे लड़कों के गुणसूत्र क्या होते हैं? XY होते हैं, और लड़की क्या होते हैं? XX होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने, स्किनर ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने, स्किनर ने। तो मैंने ये कल भी बताया था, देखिए 2018 में भी इसका क्वेश्चन आया था, इसी से रिलेटेड मैंने बताया भी था, ठीक है। तो इसका क्या होगा? स्किनर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया। इसके अलग अलग नाम, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं इसे, ठीक है। थॉर्नडाइक का हम लोग पढ़ चुके, प्रयास में भूल का सिद्धांत। हल का क्या है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हल का अभिप्रेरणा का नहीं है, हल्का कुछ और है, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आएगा तो मैं बता दूंगी। हल्का शायद अभिप्रेरणा का नहीं, अभिप्रेरणा का तो मास्लो का है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक्चुअली मैंने PDF बनाई, तो PDF में पेज आगे पीछे हो गए हैं, तो मुझे उल्टा चलना पड़ रहा है, ठीक है। अब हम आ गए अपने 6वें क्वेश्चन पर। 6वां क्वेश्चन क्या है हमारा? इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब क्या है 6वां क्वेश्चन क्या है हमारा? कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, अभिव्यक्ति का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। तो कोहलर मैंने बताया था, कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर,
ये सारे जितने हैं इन्होंने सब ने अधिगम पर ही अपने सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, तो अधिगम का सिद्धांत दिया है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा। ब्रश मैंने ऑन नहीं किया, ब्रश ऑन कर लेते। अधिगम का सिद्धांत, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोहलर ने किसका सिद्धांत दिया, अधिगम का सिद्धांत दिया। विकास का सिद्धांत नहीं दिया, प्रेरणा का सिद्धांत मास्लो ने दिया। व्यक्तित्व का सिद्धांत भी नहीं दिया, विकास का सिद्धांत भी नहीं दिया। क्या दिया है, कोहलर ने अधिगम का सिद्धांत दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 7वां, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। ठीक है, तो कैटल, आरबी कैटल है, या थॉर्नडाइक है, वर्नन है, स्किनर है। स्किनर तो होंगे नहीं, क्योंकि ये इन्होंने क्या दिया था, नैमित्तिक और नैमित्तिक क्रिया प्रसूतन बंधन का सिद्धांत, नैमित्तिक सिद्धांत, ये सारे दिए। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, भूल एवं प्रयास का सिद्धांत, ये सारे दिए थे, तो ये भी कट गए, ये भी कट गए। ठीक है, वर्नन और कैटल बचे हैं। तो इनमें से हम ये देख लेंगे कि ये देखिए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है ना, तब भी आप 50% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 50% डाउट आपका दूर होगा। अब इनमें दो ही, अभी तक 4 थे, तो 4 में चूज करना दिक्कत होती, तो ऐसे आप क्रॉस क्वेश्चन करके भी गलत वाले क्वेश्चन पहले हटा दीजिए, तो आप कुछ हद तक सही वाले के पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है, आरबी कैटल हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। कैटल क्या है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। क्रिस्टल मतलब इन्होंने क्या बताया था, तरल सिद्धांत क्या है, जैसे वंशानुक्रम, कार्यकुशलता अथवा केंद्रीय नाड़ी संस्थान की दी हुई विशेषताओं पर आधारित एक सामान्य योग्यता है। ठीक है, ये क्या है, एक सामान्य योग्यता है। इससे ज़्यादा मैं क्या ही समझाऊं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। तो 8वें का आप जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तब तक आप लोग अपने दिमाग में आंसर सोच लिया करिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैं कह रहा कि शिक्षण हेतु। मैंने कई बार बताया है कि आप अगर आपको क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता है पढ़ने में, तो उसको फिर से दोबारा पढ़िए, तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ने में बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, और क्वेश्चन पढ़ने में टाइम दिया करिए। क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम लगता है, उसके बाद आंसर लगाने में टाइम नहीं लगता। इसलिए क्वेश्चन, अगर कभी कभी हम क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते और पूछता कुछ और है, हम आंसर कुछ और लगा के आ जाते हैं। तो शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। तो ये किया जाता है सृजनात्मकता के सुधार के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। तो 8वें का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, सृजनात्मकता क्या है, सृजनात्मकता मतलब ये कि सृजनात्मकता ये वो मतलब एक मनोवैज्ञानिक हैं, एलेक्स एफ ओसबर्न। ठीक है, इन्होंने अपने सृजनात्मकता की बुक में बताया है, सृजनात्मकता समस्या समाधान में, मतलब ये क्या है, उन्होंने एक बुक दिया है कि सृजनात्मकता समस्या समाधान। ठीक है, ये एक बुक है उनकी। तो उन्होंने बताया है कि ये जो है शिक्षण हेतु यह वह विधि है किसी व्यक्ति के अनोखी विचार समस्या समाधान हेतु बहुत ही उपयोगी, मतलब सृजनात्मकता की समस्या के समाधान में उन्होंने बताया है कि यह व्यक्ति के अनोखे विचार और समस्या समाधान के लिए बहुत ही उपयोगी बुक है। ठीक है, सृजनात्मकता क्या है, सृजनात्मकता हम कह सकते हैं क्रिएटिविटी मतलब कि नए नए विचारों को, नया सामान का, मतलब नई चीज़ों का निर्माण करना, सृजन करना, वो क्या होता है सृजनात्मकता। जैसे कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगी सृजनात्मक बालक क्या होते हैं, तो सृजनात्मक बालक क्या होते हैं, वो होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं कि वो धारा प्रवाह जो होते हैं, विचार करते हैं, मतलब उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, मौलिक विचार होते हैं, उनके मन में नए नए विचार आते हैं, वो किसी की कॉपी नहीं करते, बल्कि उनके मन में नए नए विचार आते हैं कि इसको कैसे किया जाए, मतलब वो हर समय सोचते रहते हैं निरंतर। ठीक है, तो वो नई नई चीज़ों के बारे में सोचते हैं और नई नई चीज़ों का सृजन करते हैं। तो सृजन करना, निर्माण करना, यही क्या सृजनात्मकता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 9वां, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं। सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से, सामान्य बुद्धि से। तो गोलमैन जो है वो हमारे संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। गोलमैन, अगर कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि गोलमैन का कौन सा सिद्धांत, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, तो संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है, संवेगात्मक बुद्धि से। उन्होंने अपनी एक बुक भी प्रस्तुत की थी, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, इनकी बुक का नाम क्या है, इमोशनल
इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की एक बुक है, ठीक है, इनकी बुक है जिसमें इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बताया है। मतलब संवेगात्मक बुद्धि क्या है, यह इन्होंने बताया है कि स्वयं की या दूसरों की भावनाओं को, उनके संवेगों को समझना, व्यक्त करना तथा नियंत्रण में लेना ही क्या है, संवेगात्मक बुद्धि है। मतलब संवेगात्मक बुद्धि क्या है कि आप खुद की भावनाओं को, दूसरों की भावनाओं को समझना, उनको व्यक्त करना, भाषा में कैसे भी व्यक्त करना, और उनको नियंत्रण में लेना क्या है, संवेग है, संवेग, ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि है, यही संवेगात्मक बुद्धि की कैसे दूसरों को नियंत्रण में लिया जाए, उनकी भावनाओं को कैसे समझा जाए। तो ये क्या है, ये सारी क्या संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। इन्होंने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस बुक में ऐसा बताया है। तो गोलमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया, संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया। तो ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में कौन शेष से भिन्न, मतलब ये कह रहा है कौन, चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो शेष से भिन्न मतलब चार ऑप्शन दिए गए हैं, तीन एक चीज से संबंधित है, एक जो है वो सबसे अलग है, तो वो हमें निकालना है। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो अधिगम के लिए अधिगम सिद्धांत, ये अधिगम का सिद्धांत है, ठीक है। समान अवयवों का सिद्धांत, ये भी क्या है, अधिगम का ही सिद्धांत है। समान अवयवों का सिद्धांत मतलब ये है कि अधिगम का स्थानांतरण वहीं तक होगा जहाँ तक उनमें समानता पाई जाती है, जहाँ तक उनमें एलिमेंट्स क्या होंगे, कॉमन होंगे। ये भी क्या अधिगम का सिद्धांत से ही रिलेटेड है। सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये भी इसको थॉर्नडाइक ने दिया था, ये भी अधिगम से ही संबंधित है, ठीक। अधिगम के स्थानांतरण से, कि इन्होंने वही दिया था कि मतलब कि अधिगम का स्थानांतरण वहाँ तक ज़्यादा होता है जहाँ तक दो चीज़ों में, जैसे हम जहाँ से जहाँ पे कर रहे हैं स्थानांतरण, जब दो चीज़ों में समानता अधिक होती है तो वहाँ पे स्थानांतरण जल्दी होता है, बहुत शीघ्रता से होता है, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं ये तीनों अधिगम के सिद्धांत से रिलेटेड है, अधिगम से रिलेटेड है ये कह सकते हैं। लेकिन ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत जो है ये अधिगम से रिलेटेड नहीं है और यही सबसे भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो 10th का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये कौन सा, अगर पूछे ये कौन सा सिद्धांत है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये अभिप्रेरणा से रिलेटेड, मतलब मोटिवेशन से, ठीक है। ये अधिगम से, लर्निंग से नहीं, बल्कि अभिप्रेरणा से रिलेटेड है। इसको किसने दिया था अभिप्रेरणा का सिद्धांत, क्लार्क हल ने दिया था 1943 में, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि कौन सा, देखो अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये तीनों अधिगम से रिलेटेड है। जबकि ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत जो है ये अभिप्रेरणा से रिलेटेड है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया, क्लार्क हल ने 1983 में अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था, ये ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत दिया था, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। कह रहा है संज्ञानात्मक संप्राप्ति मतलब संज्ञानात्मक स्तर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो संज्ञानात्मक स्तर मैंने बताया था 3 स्तर है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, 3 स्तर हैं। तो संज्ञानात्मक स्तर के हम एक दिन पढ़े थे, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। 6 स्तर बताए गए हैं। किसने बताया, ब्लूम ने बताया। संज्ञानात्मक स्तर के 6 संज्ञानात्मक संप्राप्ति के मतलब 6 चरण बताए हैं। किसने बताया है, ब्लूम ने 6 स्तर बताए हैं संज्ञानात्मक संप्राप्ति के, जिसमें हम लोग क्या, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। मतलब ये कि इन्होंने एक मूल्यांकन के मतलब स्तर का वो बताया है कि ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर उसको समझते हैं, बोध मतलब समझना, फिर विश्लेषण मतलब उसको खंडों में तोड़ के समझते हैं, फिर संश्लेषण मतलब फिर उसको पूरा, फिर पहले खंडों में तोड़ के समझते हैं, फिर उसको ओवरऑल समझते हैं कि वो है क्या, ठीक है। उसके बाद क्या, फिर हम उसको मूल्यांकन करते हैं कि हमने जिस काम के लिए किया था ये उस लायक है कि नहीं, वैध है कि नहीं, वैलिड है या नहीं, ठीक है। तो ये मूल्यांकन हो गया। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है। ये किसने बताया था, ब्लूम ने बताया था, संज्ञानात्मक स्तर को 6 भागों में बांट के। तो यही कह रहा है कि इसका सबसे न्यूनतम स्तर क्या है, न्यूनतम स्तर क्या है, न्यूनतम स्तर कौन सा है, जो सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले क्या आता है, ज्ञान आता है। तो ज्ञान क्या हो जाएगा हमारा, सबसे न्यूनतम स्तर होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 12 पर चलते हैं। 12 क्या है हमारा,
एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। यह उदाहरण है किसका है? देखिए, एक बालक पहले साइकिल चला रहा है, ठीक है, फिर मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। मतलब उसी क्षेत्र में, उसी स्तर में, क्या वो ऊंची चीज़, जैसे कि पहले उसने साइकिल छोटी चीज़ साइकिल चलाना सीखा, फिर उसी क्षेत्र में ना, क्षेत्र तो वही है वो, लेकिन उससे ऊपर वाली चीज़ सीख रहा है। अब वो बाइक चलाना सीख रहा है, फिर कार चलाना सीखेगा, फिर ट्रक चलाना, मतलब ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जा रहा है मतलब ऊर्ध्व, ठीक है। तो ऊर्ध्व अधिगम का स्थानांतरण यहाँ पे क्या हो रहा है? वो साइकिल चलाना सीख रहा है, उसे पता हो गया कि कैसे हैंडल मोड़ना है, कैसे ब्रेक लगाना है। तो ये अपने उसने जो सीखा, जो उसने लर्न किया है साइकिल चलाने में, वो अपने जब बाइक सीखेगा तो उसमें क्या करेगा? उसमें उसका यूज करेगा। तो क्या करेगा? यहाँ के अधिगम, यहाँ पे सीखा हुआ ज्ञान वहाँ पे स्थानांतरण करेगा, वहाँ पे यूज करेगा। अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है? यही तो होता है कि एक जगह पे सीखा हुआ ज्ञान का दूसरी जगह उपयोग करना ही अधिगम का स्थानांतरण है। तो यहाँ पे जो उसने साइकिल चलाने में सीखा है उसका वो बाइक में यूज करेगा। जब बाइक सीख रहा है उसमें यूज करेगा, तो क्या हो जाएगा? अधिगम का स्थानांतरण हो गया, ठीक है। अंतरण कहो या स्थानांतरण कहो, बात एक ही है। तो अब कह रहा कैसा स्थानांतरण है? अब वो नीचे लेवल से ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा? ऊर्ध्व हो जाएगा। अगर वो ऊपर से नीचे आ रहा होता तो नीचे वाला होता, नृत्य हो जाता, नत वाला। लेकिन वो ऊपर जा रहा, ऊपर की चीज़ सीख रहा तो ऊर्ध्व हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण का एक ये उदाहरण है, ठीक है। द्विपार्श्विक क्या होता है? द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? जैसे हमने एक हाथ से लिखना सीखा, ठीक है। मान लिया कोई दोनों हाथ से लिख लेते हैं ना। मान लिया हमने एक राइट हैंड से लिखना सीखा, ठीक है। तो अब हमें पता है कि कैसे पेन चलाया जाता है, कैसे घुमाया जाता है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड से भी सीखें तो हमने जो दाहिने हाथ से सीखा उसका हम थोड़ा बहुत यूज करेंगे। तो क्या द्विपार्श्विक का मतलब लेफ्ट राइट करना, ठीक है। लेफ्ट वाली चीज़ का राइट में सीखना, ठीक है। तो दाएं से बाएं स्थानांतरण जब होता है वो क्या होता है? द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण होता है। क्षैतिज स्थानांतरण क्या होता है? कि एक ही लेवल की चीज़, जैसे कि ये कह सकते हैं कि जैसे हमने मान लिया हमने साइंस पढ़ा, ठीक है। साइंस हमने पढ़ी, साइंस हमने सीखा। साइंस में भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होता है ना, साइंस में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। जैसे फिजिक्स में क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करने, वहाँ पे कैलकुलेशन होता है। अब साइंस हम पढ़ चुके हैं और कैलकुलेशन भी सीख चुके हैं साइंस में। तो अगर हम मैथ सीखेंगे तो उसमें भी जो हमने साइंस में कैलकुलेशन सीखी है वो कैलकुलेशन मैथ में यूज करेंगे, ठीक है। मैथ में भी हम वो यूज करेंगे जो कैलकुलेशन हमने साइंस में सीखी है, तो वो हम मैथ में यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्षैतिज तो अधिगम का स्थानांतरण हो गया, क्योंकि एक जगह सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्षैतिज कैसे होगा? क्षैतिज इसलिए क्योंकि ये भी उसी लेवल की बुक है, वो भी उसी लेवल की बुक, दोनों है, ठीक है। कोई उच्च नहीं है ना तो निम्न है, वो भी बुक है वो भी बुक है, सिर्फ इनका स्तर अलग है लेकिन क्षेत्र वही है। तो ये क्या हो जाएगा? क्षैतिज मतलब समान जगह पे, तो क्षैतिज अधिगम का स्थानांतरण हो जाएगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ। मेरे सांस भर गई समझाते समझाते। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? अभी मैंने अधिगम का पठार समझाया था। अधिगम का पठार कैसे बनता है? जब हमारे सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, वो एकदम रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, स्थगित हो जाती है, तो क्या होता है? वो वहाँ पे क्या होता है? वो जगह, वो स्थल क्या बन जाता है? वो अधिगम का पठार बन जाता है। तो कह रहे अधिगम का पठार बनने के कारण नहीं है। नहीं पे पहले आप लगा लीजिए। यहाँ पे कभी कभी आप नहीं ध्यान देते तो आप है में कर देते, पॉजिटिव लगा के चले थे। तो नहीं है मतलब इनमें से जो निगेटिव होगा, जो इसका कारण नहीं है, वही हमारा आंसर होगा। तो प्रेरणा की सीमा अधिगम के पठार को प्रभावित करती है, ठीक है। अगर हम प्रेरित होंगे अंदर से तो हम सीखते रहेंगे, तो हमारे अधिगम का पठार नहीं बनेगा। हम मतलब निरंतर सीखते रहते, जब प्रेरित होता है बच्चा तो ज़्यादा सीखता है, ठीक है। तो उसमें उसके अधिगम का पठार नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो सीखता रहेगा, उसके सीखने की प्रक्रिया में थोड़ा बहुत तो उन्नति होगी ही। तो ये हमारा सही है, ठीक है। ये अधिगम को प्रभावित करता है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। कह रहा शारीरिक सीमा भी अधिगम के पठार को प्रभावित करती है। पठार का कारण, अगर हम इंसान बीमार होगा तो वो नहीं सीखेगा, तो उसके लर्निंग में क्या हो जाएगा? पठार बन जाएगा, ठीक है। अगर वो स्वस्थ है तो सीखता रहेगा तो पठार नहीं बनेगा, तो ये भी पठार का कारण बन सकता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये है। फिर ज्ञान की सीमा, विद्यालय का सहयोग। ज्ञान की सीमा क्या है? यस, ज्ञान की सीमा ये है कि मतलब ये कि हमें कितना ज्ञान है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को बहुत कम, जैसे कि
बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, कितना भी पढ़ने की कोशिश करेंगे वो पढ़ ही नहीं पाएंगे, उनका मन ही नहीं लगेगा, उन्हें आएगा ही नहीं, तो उनके सीखने की गति में कोई उन्नति नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या, ज्ञान की सीमा भी हमारे पठार पर प्रभाव डालती है, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये डालती है तो मतलब ये भी नहीं। तो विद्यालय का असहयोग जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय के सहयोग से अधिगम के पठार का कोई रिलेशन नहीं। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे मतलब विद्यालय ही जाते हैं, कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी भी करते हैं और लर्निंग में अपने ग्रो भी करते हैं, ठीक है। तो ये विद्यालय का ज़रूरी नहीं है, हम कितना प्रेरित हैं, बच्चा कितना प्रेरित है, उसका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है, वो उसका ज्ञान लेवल ठीक है, तो विद्यालय का ज़रूरी नहीं कि विद्यालय वो जाए, ठीक है। वो खुद से सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। बच्चे इंटर के बाद तो सेल्फ स्टडी ही करते हैं ना, तब भी तो उनका लेवल, लर्निंग का लेवल ऊपर जाता है ना, तो उन्नत करता है। तो फिर विद्यालय ये जरूरी नहीं है कि पठार का कारण बने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा हो जाएगा, सही हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम अनुभव प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। यूपी टेट के पेपर में एक स्टेटमेंट जरूर आता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट भी आप रटने की, आप वैसे रट तो नहीं सकते, लेकिन प्रैक्टिस जब करते हैं तो किया करिए, तो अपने आप कुछ दिन में ना कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो याद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके पीछे ज़्यादा परेशान मत होइए कि नहीं अब स्टेटमेंट ही रटने बैठ जाए, तो आप कितना भी रटेंगी ना तो वो फिर भी नहीं याद होगा। इसलिए इसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। मैंने भी कभी नहीं रटा इसके कि मतलब इसको अलग से मैंने टाइम दिया हो, नहीं इसको रटना है मुझे, नहीं। जब आप कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, जब जो टीचर प्रैक्टिस जहाँ से भी आप करते हैं, प्रैक्टिस करते रहे, वहाँ पे एक दो क्वेश्चन वो लोग डालते रहते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होता रहेगा। वो घूम घूम के आते रहते हैं, वो अपने आप रट जाते हैं कि नहीं ये इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो इसको अलग से टाइम देकर रटने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट। एक ही अगर नहीं भी आएगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आप छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे छोड़ना नहीं है, लेकिन अगर एक क्वेश्चन छूट भी जाएगा, लेकिन अगर पता लगे तुम इसको रटने बैठो तो रोज़ 2 घंटे टाइम दोगे, तो 2 घंटा जो इसमें दोगे, उससे अच्छा आप साइकोलॉजी जो अधिगम का सिद्धांत इन सब में देंगे, तो उससे 2-4 नंबर आएंगे, ठीक है। तो आप इसके लिए ज़्यादा परेशान मत होइएगा। तो ये क्या, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। तो ये किसने दिया था, स्टेटमेंट है, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, गेट्स और अन्य ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मतलब ये है, मैं इसको समझा सकती हूँ कि ये है कि मतलब गेट्स और अन्य ने ये परिभाषा किस लिए दी। उनका मानना था कि जो अधिगम है, जो लर्निंग है, जो सीखना है, वो हमारे अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप, जब हम कुछ अनुभव करते हैं, कुछ प्रशिक्षण करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही हमारा क्या है, अधिगम है, ठीक है। 15 क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसको मापता है। अभी हम फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में हमने बहुत सारा पढ़ा है, इसका बहुत सारा मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये क्या है, किससे संबंधित, ओह सॉरी मैंने ब्रश नहीं ऑन किया, ये किससे संबंधित, हमारा बुद्धि से। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है, बुद्धि का करता है। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। मैंने अपना 100% दिया और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। अगर फिर भी आप लोग कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना अलग से, तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। और कोई सजेशन हो, कुछ मैंने गलत पढ़ाया हो, या कुछ आप लोगों को सजेशन लगे कि इसमें सुधार करना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि अभी मैं सीख ही रही हूँ मतलब, और इसीलिए कभी कभी मेरे बोलने में ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। अभी मैं स्टार्ट करे, अभी सीख रही हूँ आप लोगों से धीरे धीरे। तो ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर कल मिलते हैं अगली क्लास में अगले 15 क्वेश्चन के साथ। जो CDP की सीखने के जो बचे हुए हैं 15 क्वेश्चन, उसको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं सब लोग साथ में मिलके। तो फिर अगर अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास पर। बाय बाय, धन्यवाद।